जाएगा कि हर दूसरा मामला न्यायालय में पहुंच जाएगा, हर दूसरा मामला न्यायालय में पहुंच जाएगा। इसलिए न्यायालय ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत चीजों को लेकर के व्यक्ति की निजता का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि उसको विवाह किससे करना है, वह एक पत्नी रखेगा, दो, उसकी प्राइवेसी का मामला है, इसका चाहे उजागर करे या ना करे। वह अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में किस तरीके से है, इस दौरान प्रशासन किसी भी जानकारी को लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। हाँ, किसी भी आंकड़ों को लेकर के, क्योंकि देश के लिए आंकड़ा एक बहुत मायने रखता है। आंकड़ों का मतलब आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जायदाद, आपकी संपत्ति, ये सब आंकड़े हैं। क्या इन आंकड़ों को लेकर के अगर सरकार जानने का प्रयास करे तो यह अपने निजता के अधिकार को मान करके क्या हम न्यायालय के सामने उपस्थित हो जाएंगे? आंसर है नो। वैसे है ये निजता का मुद्दा, है ये आपके प्राइवेसी का मुद्दा, आपका पर्सनल मुद्दा है, लेकिन अगर सरकार को देश की किसी संसाधन को जुटाने के लिए, मान लीजिए देश कह रहा है कि हम सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे, तो हम बगैर आंकड़ों के हम कैसे समझ पाएंगे कि हम कितने लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित करें जिसके माध्यम से सभी लोगों को ये व्यवस्थाएं पहुंचा दें? इसके लिए सरकार आंकड़े मांग सकती है, आपको आंकड़े देना पड़ेगा। साथ ही साथ लेकिन सरकार इस बात की जिम्मेदारी रखे कि हम आपके आंकड़ों को लेने के पश्चात इन आंकड़ों का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, नहीं सरकार जिम्मेदार होगी। अगर आपके आंकड़ों को लेकर के, आपके आधार कार्ड को लेकर, बैंक खातों को लेकर के उस डिटेल के साथ कोई भी गलत तरीके से गलत व्यवहार किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कोई धोखाधड़ी की जाती है, तो न्यायालय कार्यपालिका को संज्ञान में ले लेगा कि व्यक्ति का निजता का मामला था, लेकिन आप देश की जरूरतों के लिए आप निजता का उल्लंघन करते हुए ये काम किए, तो यहां तक मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी थी उसकी सुरक्षा देना, लेकिन उस आंकड़ों का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है, इसलिए आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया कोई भी निर्देश अब रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब निजता के मुद्दे थे कि व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी है, क्या किसी भी व्यक्ति के सर्विलांस में ऐसे ही व्हाट्सएप लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का सर्विलांस पे व्हाट्सएप लगा के उसकी चैट सुनते रहो कि अपनी पत्नी से क्या बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है, ऑफिस में क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? क्या यह अधिकार होना चाहिए? नहीं। हाँ, किसी मुद्दे को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी है, अगर सरकार को लगता है कि एक डोपिंग का मुद्दा है और डोपिंग के मुद्दे को लेकर ए और बी के पास कोई विशेष जानकारी है, तो उनकी गतिविधियों को जानने के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर कि हमें ये पुख्ता जानकारी मिली है, जिस जानकारी के माध्यम से ये तय किया गया है कि इस व्यक्ति के पास ये पहले से इंफॉर्मेशन है, लेकिन तो हमको इनको इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इनके नंबर को सर्विलांस में लगाकर पिछले कुछ दिनों की डिटेल को देखना पड़ेगा, इनकी किससे किससे बातचीत चल रही है, बातचीत में क्या क्या ये बात करते हैं, कैसे कैसे लोगों का कनेक्शन है। इस आधार पर आप हमारी निजी बातचीत को भी मैसेज ट्रैप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के मैसेज को भी आप लोग उसका आंकड़ा निकलवा सकते हैं, हमारे टेलीफोन कॉल को भी आप निकलवा सकते हैं, लेकिन समान परिस्थितियों में ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं होगा। यही सारे मुद्दे न्यायालय में अलग अलग मामलों के माध्यम से निजता के अंतर्गत बताया है, जबकि और निजता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई गई है। बात समझ में आ गई? समझ गए? तो ये पॉइंट भी याद रखिए, कभी अगर क्वेश्चन आता है। फिलहाल पीसीएस देखिए बहुत मुश्किल है, आईएएस तो पूछा है एक बार सवाल, पीसीएस में संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये सबसे कठिन मुद्दा एक है जो आपको मुझे समझाना है। संक्षिप्त में समझाएंगे, बहुत गहराई से नहीं, मतलब इतना कि इसके बारे में अगर टिप्पणी आए 125 शब्दों में तो आप लिख पाए। देखिए, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित या सम्यक विधिक प्रक्रिया, ये दोनों शब्द की चर्चा क्यों हमारे संविधान में हुई, जबकि दोनों शब्द हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है ब्रिटेन के संविधान में चलता है, ब्रिटेन की व्यवस्था में चलता है, जबकि यथोचित या सम्यक विधि प्रक्रिया, जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है और इसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहा जाता है, यह व्यवस्था अमेरिका की है और यह व्यवस्था ब्रिटेन की है। लेकिन भारत को इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? थोड़ा सा एक समस्या आ गई थी, समस्या में समझाता हूं। समस्या को समझाने से पहले मैं आपको पहले यह बताऊंगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, यथोचित या सम्यक विधिक प्रक्रिया क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में वो भी आर्टिकल 21 से इसका क्या रिलेशन है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसका मतलब क्या होता है, और इन दोनों सिद्धांतों में से भारत के संविधान ने
कौन से सिद्धांत को अपनाया है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मुद्दे को समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में यह व्यवस्था किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में नागरिकों को जो भी अधिकार मिला है, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूल शब्द नोट करते चलिए। यूं ही वीडियो केवल सुनते मत रहिए, जब जहां इंपॉर्टेंट चीज मिलती रहे उसको नोट भी करते रहिए। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत यह कहा गया कि ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकों को जो कुछ भी अधिकार दिया जाएगा, अगर उनके अधिकारों को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से कोई विधि या कानून बना करके उसको सीमित कर दिया जाए तो उनके उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है। और इस आधार पर न्यायालय भी उस नियम या कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती कि संसद ने क्या कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया है। इसका मतलब यह हुआ ब्रिटेन के जो नागरिक हैं उनको अपने अधिकार की स्वतंत्रता केवल कार्यपालिका और सरकार के विरुद्ध है, न्याय संसद के विरुद्ध नहीं है, यानी कि विधायिका के विरुद्ध नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने कहा ब्रिटेन के जो नागरिक हैं उनके पास जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लाइबर्टी, वह स्वतंत्रता उनको केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है, लेकिन विधायिका या संसद के विरुद्ध यह अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसद जब चाहेगी विशेष बहुमत के माध्यम से कोई कानून बनाकर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देगी, और जब वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देगी तो आप न्यायपालिका के सामने जाकर गुहार नहीं लगा पाएंगे, हमारे मूल अधिकारों को बचाओ, संसद ने इसको सीमित कर दिया। नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया है हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाए हैं, हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मान्य देंगे। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि संसद विशेष बहुमत के माध्यम से अगर कोई विधि बना देगी, अगर कोई कानून बना देगी, तो न्यायालय को इसको न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह ब्रिटेन में सिस्टम था। जबकि अमेरिका ने क्या अपनाया? अमेरिका ने यथोचित सम्यक विधिक प्रक्रिया को अपनाया। इसका मतलब यह हुआ अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को अधिकार मिला है, नागरिक को अधिकार मिला है, और उस अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद कोई कानून बना दे, तो संसद अगर कोई कानून बनाएगी तो वह मूल अधिकारों को हरण कर रहा होगा वो अधिकार, तो इस कानून को न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन करके समाप्त घोषित कर सकती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया के अंतर्गत संसद कानून बनाकर विशेष बहुमत के माध्यम से यदि मौलिक अधिकारों को सीमित कर दे तो न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं होगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों को संसद के विरुद्ध अधिकार नहीं प्राप्त है, वहां की विधायिका के विरुद्ध अधिकार नहीं है, जबकि कार्यपालिका, हाँ इस शब्द को ध्यान दीजिएगा और सरल कर देता हूं उसको, अगर कार्यपालिका ऐसा कोई निर्देश जारी कर दे जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, क्या न्यायपालिका उस निर्देश को शून्य घोषित कर देगी? हाँ कर देगी। सरकार कोई ऐसा कदम उठा दे जो मूल अधिकारों को कम करे, क्या न्यायपालिका उससे सुरक्षा देगी? हाँ दे देगी। लेकिन अगर संसद कोई कानून बनाकर उनके मूल अधिकारों को सीमित कर दे, क्या न्यायपालिका सुरक्षा देगी? न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी? नहीं करेगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नहीं करेगी। जबकि यथोचित या सम्यक विधि में बात की जाए, यथोचित या सम्यक विधि प्रक्रिया की बात किया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात किया जाए, इसके तहत जब कभी भी कोई कानून बना करके व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जाएगा तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित कर देगी। और जब हमारे देश में आर्टिकल 21 लिखा गया, संविधान सभा के लोगों ने कहा ये बताओ हम लोग कौन सा अपनाएं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाए कि ना किया जाए? तो कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हो, पहले ये तो बताओ। तो भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे थे, एम.एन. राव पढ़े लिखे थे, जिनको विधि के संबंध में जानकारी थी, दुनिया के संविधान को देखा था, उन्होंने समझा दिया कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कर दोगे तो कम से कम इनकी स्वतंत्रता से यह नियंत्रण रहेगा
कि अगर अमेरिका वाला अपना ले तो कहा अमेरिका क्या कहता है, कहा वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। कहा इसका मतलब है कि अगर जो कुछ भी इसकी किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी, अगर न्यायालय ने, संसद ने कोई भी कानून बनाया और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करेगा तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करके शून्य घोषित कर देगी। कहा यार इस तरीके से व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा। कहा क्यों? कहा व्यक्ति को अधिकार असीमित रूप से मिल जाएगा। कहा सीमित का मतलब, कहा लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो कुछ भी करना चाहेंगे करेंगे, और संसद कोई कानून बना के उसे रोकना चाहेगी, न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर देगी और व्यक्ति अपना मनमाना करेगा, और इस प्रकार से किसी भी नागरिक को असीमित अधिकार मिल जाएंगे जो हमारे सामूहिक हित में नहीं होगा, हमारे देश के हित में नहीं होगा, हमारे राज्य के हित में नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति तानाशाह बनने लगेगा। कहा तब, कहा हम अमेरिका वाले को नहीं अपनाएंगे, तो हम किसको अपनाएंगे? हम ब्रिटेन वाले को अपनाएंगे। मतलब कि किसी भी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर सरकार को लगती है, विधायिका को लगती है, इसका यह अधिकार देश में कानून व्यवस्था में दखल कर रहा है, यह अधिकार हमारी शासन प्रणाली में बेहतर नहीं है, तो संसद कानून बनाकर उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देगी और न्यायपालिका अब इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत हमने सम्यक विधिक प्रक्रिया को नहीं बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया, जिसका कॉन्सेप्ट यह कहता है इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी के अधिकारों को यदि सीमित किया जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। कंप्लीट। अब इस पे चाहे 200 शब्दों में उत्तर लिखिए, चाहे 150 शब्दों में, चाहे 125 शब्दों में, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने निचोड़ के बता दिया। यह है कॉन्सेप्ट इसका, यह मुद्दा था, इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई, और दोनों का मतलब यह होता है। इसको करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, इसका प्रयोग करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित हो जाती है। इस वजह से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने आर्टिकल 21 में ब्रिटेन की नकल करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। कमेंट करके बताइए सारे लोग। अरे भाई, इसलिए मैंने क्या कहा, 3 दिन में नहीं, डॉक्टरों का पैनल ये प्रमाणित कर दे सुनीत जी, उसके बाद 3 लोगों की एक बेंच बैठेगी, वो भी जांच करेगी, जरा चेक करो वाकई कोमा की हालत में जा चुका है या नहीं। जब ये पूरा प्रमाणित हो जाएगा तभी करेगा। जिसको व्यक्ति को 3 दिन में होश आना होगा वो मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा कि इसकी स्थितियां सुधरने वाली हैं। इसीलिए तो मैंने कहा गया ये प्रक्रिया होने में 10 दिन लग जाता है, जो प्रक्रिया मैंने आपको 2 मिनट में बताई है। हाँ, गवर्नमेंट इससे निरंकुश हो सकती है। उत्तरा पनवार, सुशील यादव। और जरा किताब भी पढ़िएगा, मैं खुद कहता हूं किताब पढ़िए, तो इस क्लास की वैल्यू और किताब की वैल्यू दोनों के बीच का अंतर भी आपको तब समझ में आएगा कि किताब में कितनी अस्पष्टता है और क्लास में कितनी अस्पष्टता है। तो आपको लगेगा यही क्लास का अंतर है, और कोई क्लास का कोई मतलब नहीं है। टीचर का केवल इतना मतलब है, जो बातें किताबों में भी स्पष्ट नहीं है, एक जगह नहीं लिखी गई हैं, इस एग्जाम्पल के साथ नहीं लिखी गई हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ अंतर नहीं बताया गया है, टीचर को यही काम करना चाहिए जो अपने अनुभव के माध्यम से पिछले 10 सालों में सीखा गया, उन सारी चीजों को पिरो करके बच्चे को आधे घंटे में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि उसको किताबों को न खंगालना पड़े, सारा कॉन्सेप्ट एक स्थान में मिल जाए। जो भारत की सबसे प्रमाणित किताब है लक्ष्मीकांत, IAS की एकमात्र पुस्तक, PCS की भी एकमात्र पुस्तक, उस किताब में भी पढ़ेंगे, जाके पढ़िएगा क्या आखिर वाकई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इतनी स्पष्टता के साथ समझाया गया, शायद समस्या आती है, उसी काम को थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है, बस। और क्या काम है हम लोगों का। आर्टिकल 21 का जुडिशियल रिव्यू तब नहीं हो सकता जब संसद कानून बनाकर किसी आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करेगी। विश्वास दीक्षित जी, समझ आ गया? चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, इस शोषण के विरुद्ध के अधिकार को क्यों लाया गया? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के पश्चात भारत के भीतर महिलाओं,
बच्चों, दलितों, वंचित समूहों, पिछड़े वर्गों के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों को शक्तिशाली वर्ग से बचाने के लिए, शक्तिशाली वर्ग से बचाने के लिए, शक्तिशाली वर्ग से बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई। कहीं ऐसा ना हो जो शक्तिशाली वर्ग है वह बच्चों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़े हुए लोगों का, वंचित लोगों का शोषण न किया जाए। इसलिए हमारे संविधान के भीतर कुछ ऐसे भी अधिकार आपको प्रदान किया गए ताकि शक्तिशाली तबकों से कमजोर तबकों की सुरक्षा की जा सके। इसलिए हमारे संविधान में 2 आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 23 और 24। हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब मीन है कि न्यायालय की शक्ति सीमित होती है। हाँ, यहां पर आर्टिकल 21 में न्यायालय की शक्ति सीमित की जाती है। तो न्यायालय क्या करता है, अलग अलग आप शक्ति उधर सीमित करते रहो, इधर अलग अलग मामले में ये तमाम ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित करता रहेगा जिससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं बढ़ती रहेंगी। ये न्यायिक सक्रियतावाद का मामला हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों को कुल मिलाकर के हमारे संविधान में इसलिए लाया गया ताकि कमजोर तबकों का शक्तिशाली वर्ग से सुरक्षा प्रदान हो सके, उनको शोषण से बचाया जा सके। और इसके संबंध में हमारे संविधान में 2 आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और 24 जब भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इन बातों को शुरुआत करिएगा उत्तर की, और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को लिख करके इसकी बातों को स्पष्ट कर दीजिएगा, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जहां 3 बातें कही गई हैं, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, वही अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने, फैक्ट्री या किसी भी खतरेलू काम से संरक्षण देता है, या किसी भी खतरेलू कार्यों से संरक्षण देता है। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, ये क्यों कहा गया? आपको पता होना चाहिए, अमेरिका से लेकर यूरोप तक दास्ता का प्रचलन था, गुलामी का प्रचलन था, और इसको लेकर के इससे बाहर निकलने के लिए अमेरिका में तो गृह युद्ध छेड़ना पड़ा था, और इस समस्या से भारत बाहर आना चाहता था ताकि आज़ादी के पश्चात भारत में गुलामी जैसी समस्या, दास्ता जैसी समस्या, वैश्यावृत्ति जैसी समस्या, बच्चों का शोषण जैसी समस्या को बचाया जा सके। इसलिए शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत हमारे संविधान का 2 आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। मानव के दुर्व्यापार का मतलब होता है बुरे उद्देश्यों के लिए मनुष्य की खरीदारी। बुरे उद्देश्य के लिए मनुष्य की खरीदारी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा कि उसको किसी गुलामी के लिए लगाया जाए, उसको किसी दास्ता के लिए लगाया जाए, उसे किसी होटल के नौकरों के बना करके काम कराया जाए और उसे जबरन काम करा कर पैसा न दिया जाए, इसलिए खरीदारी नहीं की जाएगी। किसी बच्चियों को खरीद करके नेपाल भेजकर या किसी अन्य स्थानों पर भेजकर उनसे कोई यौन
उत्पीड़न नहीं कराया जाएगा, यानी कि वैश्यावृत्ति, जिसे कई बार कबूतरबाजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को काम करने के पश्चात तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा ना हो। और यदि किसी व्यक्ति से कार्य लिया जाएगा तो उस व्यक्ति से कार्य, कोई अपनी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना कार्य करता है तो उस कार्य के लिए उसको उचित वेतन दिया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ शक्तिशाली वर्गों के द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर चलो आओ हमारे खेत का काम करवाओ, धान लगवाइए, गेहूं कटवाइए, और उसके बाद भी आप, वो व्यक्ति कहता है ठीक है चाचा आप कहते हैं तो करते हैं, लेकिन करने के बाद समस्या तो तब आती है जब घर लौटने लगता है तो एक पार्ले बिस्किट भी नहीं देते आप, वेतन तो बहुत दूर की बात है। वो अत्याचार है आपका, वो अत्याचार है हमारा, अगर हम और आप किसी के साथ ऐसा करते हैं। तो हमारे देश के भीतर बुरे उद्देश्यों से मनुष्य की खरीदारी से बचाने के लिए, किसी से जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य करने के लिए और काम कराने के पश्चात उचित वेतन न देने के लिए आर्टिकल 23 से सहित आपको संरक्षण दिया गया। क्या यह संरक्षण केवल राज्य के विरुद्ध मिला है या निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध मिला है? मैंने सवाल किया, क्या यह संरक्षण केवल राज्य के विरुद्ध है या निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध है? तो इसका आंसर यह है कि इसका संरक्षण न केवल राज्य के विरुद्ध है बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह संरक्षण आपको मिलता है। कोई निजी व्यक्ति भी किसी की खरीदारी बुरे उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता। कोई निजी व्यक्ति मतलब हम और आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी काम करने की इच्छा नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए हम बाध्य भी कर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी कंडीशन में हम उसको जब काम कराएंगे, वह इच्छा से काम कर रहा है तो कम से कम उसको इतनी दैनिक मजदूरी दी जाए कि उसका जीवन, एक सेकंड जरा रुकिएगा फ्रेंड्स। हेलो, अभी क्लास में है, बाद में करते हैं। चलिए, चलिए हाँ, उनके लिए भी गलत तरीके से उनको कैदी न बनाया जाए ना। ठीक, आयुष पाठक जी, इसलिए आर्टिकल 23 लाया गया। और उसके साथ 24 में क्या खतरा था कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े भट्टे हैं, कोयले की खाने हैं और भी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो इसके लिए जब लोगों को मजदूर नहीं मिलते तो कई बार ऐसे बेसहारा बच्चों को, ऐसे अनाथ बच्चों को, ऐसे मजबूर बच्चों को उसमें लेकर के उस खतरेलू कार्यों में लगाया जाता है जिनके भौतिक और नैतिक विकास से उनको वंचित तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उनको एक खतरे के अंतर्गत डाल दिया जाता है। अगर कोई बड़ी त्रासदी उस घटना में होती है तो एक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कितनी समझ है, वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा उससे। इसलिए आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी खतरेलू कार्यों में कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा? इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इससे क्या होगा, उनका शोषण होगा और उनका नैतिक और भौतिक विकास रुक जाएगा। तो क्या ऐसा केवल राज्य नहीं कर सकता, हम करा सकते हैं? हमारा घर का मकान बन रहा है, नीचे से ईंट ऊपर फेंकना है, ऊपर एक व्यक्ति बैठा जो पकड़ रहा है, किसी व्यक्ति को 500 रुपए देकर के उस ईंट को फेंका सकते हैं? गलत है, उल्लंघन है। एक खतरेलू कार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बाजुओं में कितनी ताकत है, उसके पास कितना अनुभव कि ईंट फेंकेगा, पलट कर उसी के मुंह पे आ जाए और उसकी जान चली जाए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को न ही किसी खतरनाक कार्यों में, न तो कारखानों में, न तो फैक्ट्रियों में काम कराया जाएगा। 2014-15 में इसी से बचाने के लिए एक बाल निवारण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। इसको भी मेंशन कर दिया करिएगा जब भी ये उत्तर लिखना हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बाल निवारण संरक्षण अधिनियम जरूर लिखिएगा 1986। बाल निवारण या बाल मजदूर निवारण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम
1986 लाया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से यहां पर दंड का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का हनन करेगा, उल्लंघन करेगा और किसी 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी खतरनाक कार्य कराएगा तो आपको दंड का भी प्रावधान दिया जाएगा। यह दंड का प्रावधान हमें और आपको भी मिल सकता है अगर आर्टिकल 23 और 24 का हम उल्लंघन करते हैं। आगे चल करके 2014-15 में मोदी जी ने इसमें कुछ संशोधन करते हुए एक व्यवस्था कर दिया गया। इसी बाल मजदूर निवारण अधिनियम 1986 में संशोधन करते हुए मोदी जी ने यह लिखवा दिया वहां पर कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं छुट्टियों के समय में अपने घरेलू उद्यम में, अपने घर के उद्योगों में, अपने पिता के कार्यों में, अपने पिताजी के व्यवसायों में कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप उत्तर लिखिएगा, लेकिन फिर भी आप करिएगा, वैसे कहीं ना कहीं एक लोगों परिवार की नियोजन के लिए, रोजगार के लिए ये स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन एक आदर्श स्थिति यह होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूरा का पूरा मौका उनके भौतिक और नैतिक विकास के लिए दिया जाना चाहिए। उनको किसी भी कार्यों में लिप्त नहीं किया जाए ताकि उनका मानसिक संतुलन अपने विकास, अपनी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े। आदर्श स्थिति यह होगी। भले ही सरकार ने परिवर्तन करने का उसने प्रयास किया था, लेकिन इस शब्द को लगा करके आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए, तब आपका भी सुझाव उत्तर में शामिल हो जाएगा। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी रिव्यू किया जा सकता है। मेनका गांधी बाद में शायद नहीं, अगर विधि बना करके कोई विशेष बहुमत से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी देश के नियम या कानून के विरुद्ध जा रही हो, तब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। मेनका गांधीवाद में जो मुख्य मामला था ना, उसकी व्यापकता को लेकर कहा, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लेकर ये मामले आए थे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने को अधिकार दे सकता है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किसी भी मामले को मौलिक अधिकार घोषित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए विशेष बहुमत से कोई कानून बना दिया गया तो उसको संरक्षण प्राप्त होगा। नहीं तो आर्टिकल 21 का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना। फिर तो संशोधन करके उस मामले को ही हटा देना पड़ेगा। वही किया जा रहा है सुनीता जी। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई, आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारी क्लासेस समाप्त भी हो जाएंगी ना, तब भी हम कुछ अपनी तरफ से काम करके उसके बाद भी, तब तक मैं आपको 50 मॉडल आंसर दे दूंगा, मिनिमम 50। जब तक हमारी क्लास समाप्त होगी मेंस के कम से कम 50 मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे हमारी तरफ से। ये मेरा पर्सनल 3 आपको मिल चुके हैं, प्रस्तावना में 5 से 6 कल मिल जाएंगे, परसों आपको 6 3 9 हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक कम से कम 40 से 50 तो मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद भी ये मत सोचिएगा बैच खत्म तो हमारा आपका रिश्ता खत्म। मेंस के एग्जाम के पहले हमारी टीम और मैं खुद लगातार करंट अफेयर के मुद्दे पे, पॉलिटी पे काम करता रहूंगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ तो मैं उसको यूट्यूब पर भी आप लोगों से शेयर करूंगा, स्पेशली आपके क्लास में उसको मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आज ही मैंने अभी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक अभी आपका मुद्दा है, उसको मैं करंट अफेयर में यहां भी कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया है कि ये धर्म को लेकर जो अंतर विरोध हो रहा है, सरकार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक समान नागरिक संहिता को लागू करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल बनने की संभावना खूब है इस बार पीसीएस में, प्रबल रूप से संभावना है कि सवाल आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो उसकी चर्चाएं करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट मुद्दे की तरफ चलते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब पहला सवाल है कि सर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों लाया गया हमारे संविधान में? कारण समझिए, सबकी उपज पहले समझने का प्रयास क्या करिए। धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान हमारे संविधान में क्यों लाया गया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, यह प्रस्तावना ही बता देती है, यानी कि एक पंथ निरपेक्ष देश है। और हमारी पंथ निरपेक्षता क्या ब्रिटेन या पश्चिम के देशों की पंथ निरपेक्षता से अलग है या वैसे ही? नहीं, हमारी पंथ निरपेक्षता अलग है। हमारी पंथ निरपेक्षता में राज्य का धर्म से अलगाव नहीं है, राज्य का धर्म से तटस्थता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमारी पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत जिस प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष मैंने आपको बताया था,
उस पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत राज्य का धर्म के साथ तटस्थता का भाव है, न्यूट्रलिटी का भाव है, अलगाव का भाव नहीं है। जिसका तात्पर्य होता है राज्य न तो सहयोग करेगा न ही विरोध करेगा और साथ ही साथ आपको आजादी देगा। शब्द पे ध्यान दिया, न उसमें सहयोग करेगा न सही विरोध करेगा, बल्कि आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं मिलेगा। हां, जरूरत पड़ गई तो सर्वधर्म संभाव, रिलीजियस हार्मनी के साथ